मर्फ। उस घर में एक किताबों का कमरा होता है जिसमें कई बार वहां रखी किताबें खुद ब खुद इधर उधर गिरती रहती हैं, मानो उनके जरिए कोई कुछ संदेश देना चाहता हो। छोटी मर्फ अपने पिता को बताती है कि उसके कमरे में कोई भूत है। कूपर मर्फ से कहता है कि उस कमरे में तुम्हें जो कुछ भी अजीब लगे उसे ऑब्जर्व और रिकॉर्ड कर लिया करो। जिस एरिया में उनके मक्के का खेत होता था वहां कुछ समय से धूल की आंधी का आना लगातार बढ़ता जा रहा है। एक ऐसी ही आंधी में अपने घर के कमरों में धूल को घुसने से बचाने के क्रम में कूपर जब उस किताबों के कमरे में जाता है तो वो देखता है कि धूल से जमीन पर एक खास पैटर्न बन गया है। इस समय पहली बार उसे पता चलता है कि कोई भूत नहीं बल्कि ग्रेविटी का असर है जिसका इस्तेमाल कर कोई उसे मैसेज देना चाहता है। यहाँ स्ट्रिंग थ्योरी के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया है जो कहता है कि ग्रेविटी ही एकमात्र ऐसा फोर्स है जो सभी डायमेंशंस में जा सकता है, यानी कि किसी दूसरे डायमेंशन में रहने वाला जीव ग्रेविटी के जरिए अन्य डायमेंशंस में रहने वाले जीवों से कम्युनिकेट कर सकता है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। उस पैटर्न को एनालाइज करने के बाद वो पाता है कि वो असल में एक बाइनरी कोड है जिसमें एक लोकेशन कोऑर्डिनेट छुपा हुआ है। लोकेशन कोऑर्डिनेट को डिकोड करने के बाद जब वह उस लोकेशन पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वहां नासा के एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। वहां उसकी मुलाकात अपने पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर ब्रैंड से होती है, जिनसे कूपर को पता चलता है कि भविष्य में पृथ्वी मानवों के रहने लायक नहीं रहेगी क्योंकि इसका वातावरण बिगड़ रहा है और पौधे मर रहे हैं। ये सब सुनकर कूपर उनसे पूछता है कि नासा ने पृथ्वीवासियों को बचाने का क्या प्लान बनाया है, क्योंकि कोई भी हैबिटेबल प्लैनेट पृथ्वी के इतना नजदीक नहीं है कि वहां पृथ्वीवासियों को आसानी से भेजा जा सके। इस पर डॉक्टर ब्रैंड उसे बताते हैं कि कोई विकसित सभ्यता या अलौकिक जीव गुप्त रूप से मानव जाति की मदद करने की कोशिश कर रहा है। कि जो कोई भी है 48 साल पहले इसने सैटर्न ग्रह के नजदीक एक वर्म होल बना दिया जिसका इस्तेमाल कर हम काफी कम समय में एक दूसरे गैलेक्सी में जाकर पृथ्वी जैसा ग्रह ढूंढ सकते हैं और वहां मानवों को बसाकर मानव जाति के वजूद को कायम रख सकते हैं। ये सभ्यता या अलौकिक जीव कौन है और ये मानवों की मदद क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो के अंत में बताएंगे। अगर आप वर्म होल के बारे में नहीं जानते तो हमारा वर्म होल वाला एपिसोड देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर ब्रैंड इस बातचीत के दौरान कूपर को यह भी बताते हैं कि नासा पहले ही 13 अलग अलग एस्ट्रोनॉट्स को उस वर्म होल के अंदर भेज चुका है जिनका मिशन है वर्म होल के उस पार जाकर ऐसे ग्रह को ढूंढना जो मानवों के रहने लायक भी हो और नजदीक भी। वो अपने साथ एक बीकन ले गए हैं जिसके सिग्नल को नासा ट्रैक कर सकता है। उन्हें वो बीकन तब ऑन करना है जब उन्हें कोई हैबिटेबल प्लैनेट मिल जाए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्म होल के उस पार नासा उन एस्ट्रोनॉट से सीधा संपर्क नहीं कर सकता, इसलिए केवल बीकन ही है जिससे ये पता चल सकता है कि कौन सा ग्रह हैबिटेबल है और कौन सा नहीं। डॉक्टर ब्रैंड ये भी बताते हैं कि नासा को उनमें से कई एस्ट्रोनॉट्स के बीकन का सिग्नल कई दशकों से मिल रहा था, पर अब केवल 3 बीकन ही एक्टिव रह गए हैं जिनके सिग्नल 3 ऐसे ग्रह से आ रहे हैं जो गारगेंटुआ नाम के एक ब्लैक होल के नजदीक मौजूद हैं। इसलिए एक नए मिशन पर काम चल रहा है जिसका नाम है एंड्योरेंस। इस मिशन में एस्ट्रोनॉट्स को उन ग्रहों पर जाना है जहां से बीकन के सिग्नल अभी भी आ रहे हैं। उन तीनों ग्रहों का मुआयना करना है और पता लगाना है कि इन तीनों ग्रहों में से कौन सा ग्रह मानवों के रहने के लिए सबसे बेहतर है। अगर ऐसा ग्रह एंड्योरेंस क्रू को मिल जाता है तो नासा के पास मानवों को बचाने के लिए 2 प्लान्स हैं। प्लान ए, डॉक्टर ब्रैंड एक एडवांस्ड इक्वेशन पर सालों से काम कर रहे हैं जो अगर सॉल्व हो गया तो मानव 5th डायमेंशन फिजिक्स स्पेशली ग्रेविटी का इस्तेमाल कर एक विशाल स्पेस स्टेशन में पृथ्वीवासियों को स्पेस में शिफ्ट कर देगा जिससे संपूर्ण पृथ्वीवासी जीवित बच जाएंगे। जिस कंस्ट्रक्शन साइट में कूपर और डॉक्टर ब्रैंड की बातचीत होती है वो असल में कोई लैब नहीं होता बल्कि वही स्पेस स्टेशन होता है जिसकी बात अभी हमने की। जब एंड्योरेंस क्रू अपने मिशन पर वर्म होल के उस पार होगा, डॉक्टर ब्रैंड अपने एडवांस्ड इक्वेशन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। प्लान बी, अगर डॉक्टर ब्रैंड अपने इक्वेशन को पूरा नहीं कर पाते हैं या फिर एंड्योरेंस क्रू को हैबिटेबल प्लैनेट ढूंढने में काफी ज्यादा वक्त लगता है तो मानव जाति को बचाए रखने के लिए एंड्योरेंस यान काफी मात्रा में फर्टिलाइज्ड ह्यूमन एम्ब्रायो को अपने साथ ले जाएगा। जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए इन एम्ब्रायो में दुनिया के अलग अलग इलाकों के लोगों का डीएनए का इस्तेमाल किया गया है। एंड्योरेंस क्रू को अगर कोई हैबिटेबल प्लैनेट मिलता है तो उन्हें वहां जाना है और वहां जाकर फर्स्ट जनरेशन के एम्ब्रायो को रेस करना है। उसके बाद फर्स्ट जनरेशन वाले अगले जनरेशन को रेस करेंगे, उसके अगले जनरेशन वाले अपने अगले को, और ये प्रोसेस चलता रहेगा जिससे कि मानवों की संख्या उस ग्रह पर बढ़ती जाएगी। चूंकि कूपर नासा का भूतपूर्व पायलट होता है, डॉक्टर ब्रैंड उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो एंड्योरेंस मिशन की कमान संभाले। वो इसके लिए राजी भी हो जाता है जिससे उसकी बेटी मर्व उससे नाराज हो जाती है। खैर, अब वो मिशन पर निकल जाता है और वर्म होल के जरिए ट्रैवल कर गारगेंटुआ नाम के एक ब्लैक होल के नजदीक पहुंच जाता है जिसके बाहरी एजेस पर वो तीनों ग्रह मौजूद हैं जहां से बीकन के सिग्नल्स नासा को अभी भी मिल रहे थे। अब यहाँ कॉन्सेप्ट यूज किया गया है टाइम डायलेशन का। अगर आप हमारे वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा कि एक ब्लैक होल के नजदीक समय पृथ्वी की तुलना में धीमा गुजरता है। यानी कि अगर कोई ग्रह एक ब्लैक होल के नजदीक है और दूसरा उससे काफी दूर, तो जो ग्रह ब्लैक होल के नजदीक है
वहां समय दूसरे ग्रह के मुकाबले धीमा गुजरेगा। इसका मतलब यह है कि ब्लैक होल के नजदीक मौजूद ग्रह पर अगर 1 घंटे गुजरते हैं तो हो सकता है कि दूसरे ग्रह पर उस दौरान कई साल बीत गए।